अभी तक हमने जितना कैरिकुलम पढ़ा, डिफिनेशन एंड आपका कॉन्सेप्ट, देन टाइप्स ना, देन स्टेज पढ़ा, कैरिकुलम प्लानिंग कैसे करते हैं, पूरा हमने देखा। अब जो हमारा है कैरिकुलर स्ट्रेटजी, प्लानिंग नहीं, अब रणनीतियां हमको दिखाना है। क्या रणनीति? रणनीति एक रणनीति बहुत सारी हो जाती है भाई, ठीक है, इसलिए इसको हम रणनीति कहते हैं। तो हमें पाठ्यक्रम रणनीति कैसे हो उसके हिसाब से यहाँ पे देखो 3 कॉलम दिया। 1.3.1 मतलब 1.3 में तीनों हैं, ठीक है। पहला हमारा टीएलपी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसे करना है पाठ्यक्रम रणनीति के अंतर्गत। देन ग्रुपिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस, क्या है? ग्रुपिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हमें समूह के लिए कैसे कैसे निर्देश करें। पहले तो हमें समूह क्यों बनाना है, समूह बनाने के फायदे, और समूह बनाने के हमें कैसे कैसे निर्देश करना है, कैसे कैसे हमको एडवाइस देना है, किस तरह हमको करके हम एक ग्रुप बनाए। आप देखो ना, आर्मी वाले हमेशा ग्रुप में चलते हैं, बटालियन पूरा होता है, उसे क्लास भी पूरी ग्रुप में होती है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल क्लास चलाते हैं, इंडिविजुअल लेते हम आईपी बनाते हैं, क्लास नहीं करते वो लोग। वो हम क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हो सकता है, क्या क्या उसमें निर्देश हो सकता है, वो भी हम देखेंगे। देन आप कहता है इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग, इसकी नीड है। व्यक्तिगत शिक्षण, व्यक्तिगत जैसे देखो यहाँ हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पहले स्टेप पे चलेंगे, देन हम करेंगे ग्रुपिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, आप लोग लिखते चलो, ठीक है। और फिर आता है आईपी, यहाँ इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग, ये कब आएगा? क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम करेंगे, आज लाइक लेसन नहीं लिए आप लोग, लेसन लिए हो ना, उसी तरह इसमें स्टेप होते हैं, कई स्टेप आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। देन ग्रुपिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप हो गया। अब इतना करने के बाद, हम पढ़ाने लिखाने के बाद भी कुछ बच्चे होंगे जो छूटेंगे, कमजोर है नहीं, जो स्पेशल बच्चे हमारे होंगे, या जो फिर अलग मल्टी डिसेबल होंगे, उनका कोई और पच पीक होगा, तो उनके लिए क्या करेंगे? आईपी यूज करेंगे, उनको व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करेंगे। मान लो कोई मल्टीपल डिसेबिलिटी है, ठीक है, उसके लिए हमें होगा, चलो कोई बात नहीं, आप लोग एक्स्ट्रा टाइम देंगे, थोड़ा रिमेडियल टीचिंग कर देंगे उसके साथ, ताकि उसको भी बराबर हम कर सके। तो उसके बारे में नीड, कंपोनेंट एंड प्रोसीजर, ये हमें यहाँ इसमें पढ़ना है, ठीक है। और शुरुआत करते हैं कि आखिर जो हमारा करिकुलर स्ट्रेटजी है, देखो ये होता क्या है, पाठ्यक्रम वह है जो दिए गए शैक्षिक कार्यक्रम या विषय में, क्या है? पाठ्यक्रम वह है जो दिए गए शैक्षिक कार्यक्रम या विषय में पढ़ाया जाता है। जो शैक्षिक, आप जैसे डिप्लोमा प्रोग्राम, इसीलिए आप देखा पूछते हैं कि आपका आप जो डिप्लोमा में ऑनलाइन फॉर्म भरो, पूछते हो कि कोड क्या है संस्थान का, पूछते हो ना, प्रोग्राम कोड हमें मिलता है कि नहीं? जैसे G003 था यहाँ का, जब आप लोग भर रहे थे, तो वो प्रकार से शैक्षिक कोड मिलता है। कार्यक्रम द्वारा हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को संचालन करते हैं। जैसे डिप्लोमा है, कहीं बीएड, कहीं बीएसटीसी, कहीं अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, तो विषय ग्रुप इसको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। ये रणनीतियां सीखने की रणनीतियों में बदल जाती हैं। जो हम पढ़ाने का काम करते हैं, क्या होता है, सीखने रणनीतियों में बदल जाता है कि हमें कैसे सीखना है, कैसे पढ़ना है। पेन थी भाई, किसी के पास पेन दे दो। तो जैसे आप लोग यहाँ पर आते हो, अब आप लोग इसे कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है, कैसे नहीं करना, आप लोग सीख जाते हो। आप पढ़ते तो पाठ्यक्रम हो, लेकिन आप पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या करते हो, आप लोग किसमें, सीखने में बदल जाता है, सीखने लगते हो, मतलब सीख सकते हो, सीखना सीख जाते हो, ठीक है। जब छात्र उन रणनीतियों का चयन करते हैं जो उनके सीखने को बढ़ाने और शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके लिए फायदेमंद और उपयोगी होगी। मतलब ये रणनीतियां जो हमारी स्ट्रेटजी है, आप लोग स्ट्रेटजी बनाते हो, हम किस स्ट्रेटजी से पढ़ें, अधिगम करें, कि हम अच्छे से अच्छे पढ़ सके। देन आप कैसे उनको पढ़ाओगे, शिक्षण अधिगम दोनों है ना, इसमें बातें हैं। तो आप कैसे पढ़ाओगे, टीचर भी रणनीतियां बना लेता है, हम कोई नहीं, हम इस तरीके से दिमाग से पढ़ाएंगे कि हमारा काम हो जाएगा, बच्चा भी पढ़ लेगा। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, टाइगर टाइगर कौन सी मूवी है जिसमें टाइगर श्रॉफ ने बनाया है, वो कराटा सीखने जाता है, बागी 2 बागी है, ठीक है, जिसमें तो उसमें जाता सीखने, तो काफी दिन बीत जाता है, तो अपने गुरु जी से पूछता है कि हमारी प्रैक्टिस कब स्टार्ट करोगे। आप जिसने से देखा पता होगा, तो उसको लगता है कि भाई सिखा रहे हो, बस रोज हमको डांट रहे हो, फटकार रहे हो, काम करवा रहे हो। पर लेकिन जिस दिन वो आता है, उसी दिन उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई होती है। उसी तरह
चाइना जो आपके अक्षय कुमार मूवी बनाया है, जो सब्जी काटता रहता है, इस तरह कुछ सारा एक्शन किया रहता है। चांदनी ट्रक जो चाइना में दिखाया गया है, वो जानता नहीं रहता है, लेकिन जब उसको पता लगता है तो अपने ऑटोमेटिक करने लगता है। उसी तरह बागी में भी है, वो रणनीतियां होती सिखाने की, कि बच्चे को पता नहीं चलता है, हम सिखाने का कार्य स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं। जब उसको गुरुजी ने उसको पैर से मतलब हर एक मोमेंट करते हैं तो हाथ रोक लेता है, पैर रोक लेता है, उसको पता चलता है को मैं तो कब से सीख रहा हूँ। पहले नहीं पता रहता उसको, मैं सीख रहा हूँ, कराटा सीख रहा हूँ, मैं जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ सीख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं सीखा। तो इसलिए उसको सीखने को उसमें बढ़ावा मिलता है, नहीं हमको पहले सीख ले रहे हैं, नहीं। इस तरीके से वो जो बच्चों को सीखने में ज्यादा मदद करे, उनके जो शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में फायदेमंद उपयोगी, उसी को बोलते हैं करिकुलर स्ट्रेटजीज। ठीक है, अब देखिए करिकुलम स्ट्रेटजी में आइए देखते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, प्रक्रिया है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया है। पहला स्टेप इसमें क्या, कुछ इसमें स्टेप है, हम स्टेप देखते हैं। ठीक है, ठीक, पहला क्या है, पूर्व ज्ञान का अध्ययन। किसका अध्ययन करना है, प्रीवियस नॉलेज का। अगर आप शिक्षण अधिगम करने के लिए प्रोसेस प्रक्रिया देख रहे हो तो पहले आपको पूर्व ज्ञान का अध्ययन करना होगा, कि जिसको बोलते हैं प्रीवियस नॉलेज। जैसे आप लोग लेसन बनाते हो तो आपका अंदाजा लगा लेते हो ऑटोमेटिक बच्चों को कितना नॉलेज होगा, ज्ञान है कि नहीं। उसी तरह एज ए टीचर जो पढ़ाने आ रहा है उसको पता होना चाहिए कि बच्चों को ये चीज होगा, उसका हमें पहले अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपके पास पूर्व ज्ञान का आकलन। आता है, सही आता है कि फर्जी कर रहे हो भाई, है कि नहीं। क्लास सभी बच्चे हैं, किसी ज्यादा आता हो किसी कम आता होगा, है कि नहीं। इफ इज पीके सफिशिएंट, जो प्रीवियस नॉलेज है क्या वो सफिशिएंट है, जो मैं नया कंटेंट उसको पढ़ाने जा रहा हूँ जा रही हूँ। एज ए टीचर कोई पढ़ाने जा रहा है, क्योंकि देखो जब कोई टीचर पढ़ाता है तो वहां शिक्षण अधिगम दोनों होता है। क्यों, क्योंकि वहां देखो स्टूडेंट भी होगा और टीचर भी होगा, तो दोनों, टीचर पढ़ाएगा शिक्षण करेगा और बच्चा अगर अधिगम करेगा, है नहीं, दोनों होगा, तो प्रक्रिया दोनों के लिए हो रही है ना। तो पूर्व ज्ञान का आकलन कैसे, मान लो कोई टीचर आता है पूछ लेता है कि अच्छा ताजमहल कहाँ है, बताओगे आगरा। किसने बनवाया है, अच्छा इसमें किसने किसने देखा है ताजमहल को। इस तरह कोई चार मीनार पूछ लिया, अगर हम उस तरह कोई टॉपिक लेकर आए हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, तो इस तरह पूछ लेंगे। अगर बच्चों ने बता दे रहा है जैसे मतलब हाँ यहाँ इसको पता है, हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते हाँ इसको पता है। पूर्व ज्ञान का अध्ययन से सिर्फ इतना होगा कि हाँ इसको हो सकता है भाई इस क्लास का इसको पता होगा मे भी, लेकिन हम आकलन कैसे पता चला, फिक्स हो गया ना, सफिशिएंट इसके पास है कि नहीं। इसलिए लिखा हुआ है कि इज पीके सफिशिएंट, मतलब वो पर्याप्त उसके पास है। ओके, देन हमारा आता है नया ज्ञान का संगठन। अब आपको क्या देना है उस बच्चे को, एज ए टीचर आपको क्या पढ़ाना है। आप नए टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो, प्रकरण सेलेक्ट कर रहे हो लेसन में, आपको उसको रखना है। ठीक है, तो उसके माध्यम से आप क्या करोगे कि आप उसको पढ़ाने का प्रयास करोगे, पूरा कनेक्ट करोगे। आप लोग जब चाहे बच्चों के लिए अडॉप्ट करते हो लेसन को, कंटेंट बहुत सारा बड़ा होता है, बहुत सारा है नहीं, एक पैसेज दो पैसेज का होता है, लेकिन आप जब लेसन प्लान बनाते हो, पढ़ाने का प्रोसेस में लाते हो, उसको अडॉप्ट करके छोटी स्टोरी बनाते। क्यों छोटा, अब वही कि आप इसको जो सब रखते हो वो क्या हो, नए ज्ञान का संगठन। अब जो उसमें आप जोड़ रहे हो रख रहे हो, क्या होगा आपका नए ज्ञान का संगठन, कि हम इस चीज इन सामग्री के माध्यम से बच्चे के अंदर नया नॉलेज हम इसको प्रदान करेंगे, है कि नहीं भाई। क्योंकि कंटेंट बहुत बड़ा था, लेकिन आप उसको इस तरह से थीमेटिक पैराग्राफ बना लेते हो कि पूरी स्टोरी का, पूरे पैसेज का 5 लाइन 8 लाइन में पूरा मतलब निकल आता है कि नहीं, बताने के लिए। ओके, ये 3 स्टेप हुआ। देन आता है मानसिक तैयारी का निर्माण। उसके साथ साथ कि आपको मेंटल प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको मेंटल प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप मेंटल प्रिपेयर नहीं होंगे तो आप भी नहीं पढ़ा पाएंगे, ना बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना बच्चे पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। देन आता है तब आपका परिचय। आप देखते हो ना, आप लोग जाते हो जब लेसन लेके क्या बोलते हो, ऐसे करते हो, यहाँ ध्यान केंद्रित करवाते हो, क्लास मैनेजमेंट कराते हो, क्लास में विश करते हो गुड मॉर्निंग एंड सब बच्चे कैसे हो कैसे नहीं हो, अभिवादन करते हो, पूछते हो और खाना पीना हुआ, इस तरीके क्या हुआ। ये एक प्रकार से बच्चों को कंसंट्रेट करते हो कि अब क्लास में आज अपने माइंड को बाहर मत ले जाओ, मेंटल यहाँ रखो और रहो।
है कि नहीं? नहीं तो बच्चे पता लगता है कि फिजिकली यहाँ बैठे पर मेंटली कहीं और चलते रहते, वो आपको नहीं करना है। आप इस तरह थोड़ा बहुत रूबरू होकर बातचीत करोगे तो मेंटल प्रिपेयर हो जाएंगे। देन आपको अपना क्या करना है, परिचय, तब अपना टॉपिक, आप प्रस्तावना निकालते हो लेसन में ना, तब वहां से आपको परिचय स्टार्ट करना होना चाहिए। ठीक है, मान लो आप हियरिंग एड चेक करते हो, किसकी चालू है किसकी नहीं चालू है कि नहीं, करते हो ना, तो सब क्या हुआ, वो सब मानसिक तैयारी प्रिपरेशन में आ जाएगा कि हाँ बच्चे को कंसंट्रेट होगा, नहीं हमको टीचर पढ़ाने को पढ़ना है कि नहीं। अब पता लगा बच्चे को पीछे बैठा, उसको कोई मतलब आप आगे शुरू कर दिए, अब बच्चा पता कहाँ तक पहुंचे, गुरुजी क्या पढ़ा रहे हो, कैसे समझ पाएगा भाई, मेंटली प्रिपेयर तो हुआ ही नहीं। तो इसमें दोनों को हमें कोलैबोरेशन करना चाहिए। ठीक, तब परिचय निकालना चाहिए। और मैंने परिचय को बताया था, अगर आप टीचिंग करने जा रहे हो तो परिचय से निकालो जो एक दूसरे प्रश्न का इंटरलिंक हो। जेड आकार का हमेशा प्रस्तावना इज द बेस्ट प्रस्तावना होता है, परिचय होता है जेड आकार का। प्रश्न से जवाब, जवाब से प्रश्न, फिर प्रश्न से जवाब, जवाब इस तरह से जब जाता है वो हमेशा अपने आपके ज्ञान को नए ज्ञान दूसरे ज्ञान से जोड़ते हुए चला जाता है। जिस तरह वो सिकड़ी नहीं होती है जो जानवर बांधने की, दूसरे में जुड़े हुए होते हैं, जुड़े तभी मजबूती होती है। ठीक है, इस तरह से परिचय, ज्ञान प्रदान करना, देन आपको क्या उनको बताना है, क्या पढ़ाना है, नया नॉलेज तरीके उनको ज्ञान प्रदान हमको करना होता है। ठीक है, फिर आता है निर्धारण, ज्ञान प्रदान करने से तो क्या प्रदान करना, वो निर्धारण फिक्स होना चाहिए। आप होते हो ना, हम आप लोग आईपी बनाते हो लेसन, उसको आप फिक्स करते हो, हमको ये चीज को ज्ञान उसको देना है। लेकिन आईपी जब बनाते हो लेसन लेते हो तो आप कि हम क्या फ्लावर का नाम बताना है, फ्लावर का शब्दों का प्रयोग करना है, छोटा सा गोल बनाते हो, निर्धारण फिक्स करते हो ना। अब इसका थोड़ी मतलब कि हाँ अब झंडे लेके जाकर रास्ते पर लहराएगा, ऐसा करते नहीं हो। आपका तात्पर्य होता है कि अगर हम कमल फूल पढ़ाएं तो कमल फूल से हमारा तात्पर्य, हमारा निर्धारण गोल है कि आपको पता होना चाहिए कि कमल फूल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है कि नहीं। आपका टाइम इस तरह से आप अपने जो कंटेंट पढ़ाने लगे हो, आपका गोल होना चाहिए, गोल फिक्स होना चाहिए। अगर गोल फिक्स नहीं रहेगा तो आप जो आपका सेंटर पॉइंट रहेगा वो नहीं सही रहेगा, तो आप भटक जाओगे। आप टॉपिक ले जाते हो, अगर मान लो सपोज आप टॉपिक है कि शरीर के अंगों का नाम पढ़ाना है, चौथी पांचवी दूसरी तीसरी क्लास के चाहिए बच्चे हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट, और उनको पढ़ाना है शरीर के अंगों का नाम, तब क्या आप गाय भैंस के अंगों का नाम बताओगे? नहीं, आपको किस पर केंद्र रखना है, शरीर के अंगों का नाम बताओगे, उनका प्रयोग बताओगे, उनका योग बताओगे, है नहीं। आपका ये गोल है, निर्धारण आपको करना पड़ता है। ठीक है, एकदम फिक्स होना पड़ेगा आपको, हमको एक चीज बताना है। नहीं तो कुछ लोग ले जाएंगे कि हमें 5 ज्ञान इंद्रियों के बारे में बताने लगे, पूरा पेट क्या करता है, पैर क्या करता है, पूरा मतलब पता लगे पूरा, हमको लगे हम इसका ज्ञान डाल दें। अरे ऐसा नहीं करना है आपको, आप जितना लगे पहले उतने उनको प्रैक्टिस करा दो। सिर्फ शब्द ज्ञान नहीं, आंख कान नाक त्वचा नहीं, आंख का काम क्या है, नाक का काम क्या है, त्वचा का काम क्या है, इस तरह से बताओ उनको, वाया वाया करके बताओ। जिस तरह मूल्यांकन करते हो कि हाँ हम 4 के तरीके से पूछते हैं, जवाब एक ही आना चाहिए, नहीं हर तरीके से उनको अंदर चाहिए फिक्स होना चाहिए। देन आप उसको समराइज, संक्षिप्त कर लो। आप रिकैप करते हो ना, रिकैप, रिकैप को कह सकते हो संक्षिप्त, रिकैप नहीं करते हो, रिकैप मतलब संक्षिप्त होता है कि जो आपने 45 मिनट 40 मिनट पढ़ाया लेसन, आपने बच्चे ने जो पढ़ा उसको आपको विद इन 2 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स आपको उसको पूरा खत्म करना है कि नहीं, विद इन 5 मिनट्स से 2 मिनट्स के। तो ओवर इसको बोलते हैं समराइज करना, संक्षिप्त करना। गॉट इट? नॉट समझ में आ रहा नहीं आप लोगों को? तो गॉट इट, ठीक है, ओके। आप फिर आता नए ज्ञान का, जो हमने पढ़ाया, हमने जो पढ़ाया, असेसमेंट आप नहीं करते हो भाई, असेसमेंट करते हो ना, बड़ा सा चार्ट बना के लेके आते हो, इस तरीके से क्या है क्या नहीं आप लोग देखते हो, है कि नहीं। तो हमें इस इनके एक्वायर्ड, जो क्या नए नॉलेज एक्वायर्ड किया, ठीक है, नए ज्ञान का आकलन करना है, तो हम पूछते हैं हमने जो पढ़ाया है, हम उसको क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, आपको आया कि नहीं आया, कि आप कहीं खिड़की के बाहर फ्लावर देख रहे थे, हो सकता है भाई, तो आपको कितना आया हम वो भी पता चल जाएगा। इसलिए रिक्त स्थानों पूर्ति करो, जोड़ी मिलान करो, ट्रू फॉल्स, यस या नो, और इस तरह से विद इन 1 लाइन वर्ड हम लेके आते हैं असेसमेंट करने के लिए नए ज्ञान का। आपने जो पढ़ा है वही तो आप असेसमेंट करते हो, कि पूर्व ज्ञान का असेसमेंट करते हो, किसका करते हो, नए ज्ञान को ना। हमें उसको एसेस करना है, अगर बच्चे ने ध्यान से पढ़ा उसको पता तो जवाब देगा। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं तब जवाब दे रहे हो ना, मतलब क्या कि भाई
हमारा चल रहा है असेसमेंट। अब छोटे बच्चे थोड़ी कि हम आपको लेके आएंगे तब आपको असेस करेंगे, बड़े हो तो आपको हम वाइल क्लास के दौरान हम आपको असेसमेंट कर सकते हैं, बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर आता है जांच करना। जांच आप कई तरीके से कर सकते हो, पूछ के, या उनको सीट दे सकते हो। जैसे आप लोग डायरेक्ट एक्टिविटी करते हो ना, डायरेक्ट एक्टिविटी करने के लिए तो वहां तो अगर मूल्यांकन चार्ट नहीं ले जाते हैं हम, तो उनके लिए हम कोई लिस्ट बना लेते हैं, चलिए इस तरह बना लेते हैं, उनसे भरवाते हैं कि आपने जो खाया कैसा आया, टेस्ट था उसका नमक कैसा था, इस तरीके से मतलब उसमें क्वेश्चन डाल देते हैं। तो हम टेस्ट के ले लेते हैं कि हाँ बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, है कि नहीं। इस तरीके से हमको आप क्या करना चाहिए, जांच भी हमको करना है। ठीक है, फिर हमारा आता है नए ज्ञान के प्रयोग का आकलन। नए ज्ञान के प्रयोग का आकलन, ठीक है, नए ज्ञान के प्रयोग का आकलन। ठीक है, तो इस चाइल्ड यूजिंग न्यू नॉलेज, अब देखना है हमें क्या आकलन करना है कि बच्चे को जो हमने पढ़ाया, क्या वह बच्चा उस ज्ञान को प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चा प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं। आप इसके लिए थोड़ा सा काम कर सकते हो, ब्लैक बोर्ड कोई अपना जो टॉपिक पढ़ा उसका एक शब्द लिख दो और बोलो इसको अपने शब्द में प्रयोग करो। सपोज लिख दिया हमने घर, अब घर का आपको पूरा सेंटेंस बनाओ। छोटा बच्चा आप सोचेगा मैं घर जाता हूँ, क्या इस तरह से कुछ करके, घर से मुझे घर से विद्यालय जाना है, घर से बाजार जाना है, इस तरह कोई शब्द वो प्रयोग करेगा पूरा। मतलब क्या आपने उसको नए ज्ञान में अगर घर का नॉलेज दिया तो घर से पुराने ज्ञान में क्या कर रहा हो, मिक्स करके जोड़ दे रहा है, नहीं। हम ये आकलन करना है। अगर आपने पढ़ाया कि हमें कोई भी चीज को, कोई वस्तु हमें बांट के खाना चाहिए, ठीक है, बांट के खाना चाहिए, आप यहाँ कोई शब्द लिख दोगे ब्लैक बोर्ड पर, उसको बोलो उसको किस तरह से खाना चाहिए, तो बताएंगे कि हमें अपने सभी भाइयों में मिलजुल कर बांट के खाना चाहिए। मतलब क्या उसने अपने बताए हुए ज्ञान को क्या किया, अपने प्रयोग किया, और आपने उसको आकलन कर लिया कि हाँ जो मैंने बताया इस प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, आपने एसेस कर लिया। सिंपल सी है कि नहीं। इस तरीके से नए ज्ञान के प्रयोग हमें आकलन करना चाहिए। जब तक बच्चा नए ज्ञान का प्रयोग न करे तब तक समझ नहीं आया, तब तक वह दुविधा में है, डायलमा में जी रहा है बच्चा। क्योंकि बहुत से टीचर लोग पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके भी एक दिन में अगर 8 टीचर पढ़ाने आएंगे तो 8 टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं, तो पूरे दिमाग उसके हौच पौच हो जाता है। अगर आप आकलन कर नए ज्ञान को प्रयोग कर ले रहा है, और बोलते हैं ना कि अगर कोई चीज एक्सपेरिमेंट कर लेते तो ज्ञान अस्थायी नहीं अस्थायी हो जाता है। आप सुन भर लीजिए, अब नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर मैं बोलूं आप यहां से जाओ वहां तक, दूर से इतना दूर पे एक पेड़ है, वहां से कुछ सामान वस्तु लेकर आओ, आप एक बार जाकर वापस आओगे तो रास्ता कभी नहीं भूलोगे, और आप मैं यहीं से बताऊं तो भूल जाओगे, है कि नहीं। तो आपने क्या किया, उस ज्ञान को आपने प्रयोग किया, वहां गए आए ना, तो ज्ञान क्या अस्थायी होता, अस्थायी नहीं होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने ज्ञान को प्रयोग करना चाहिए। आप प्रिपरेशन करते हो रीट का, सीटेट का, अलग अलग कंपटीशन का, आप ऐसे प्रिपरेशन को जैसे हम किसी को पढ़ा रहे हैं, खुद पढ़ो, बट एज लाइक टीचर आप पढ़ा रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो, देखिए आपको याद हो जाएगा। उसी तरह हमें बच्चों को जो हमने पढ़ाया लेसन में द्वारा, या भी ये इसलिए जरूरी नहीं कि हम सिर्फ छोटे बच्चों को इम्प्लीमेंट करें, आप किसी स्तर के बच्चों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। भाई कोई इस पर ड्रा ना करे, ठीक है, ध्यान रखो इस चीज को। ओके, तो नए ज्ञान के प्रयोग हमें आकलन करना चाहिए। फिर आता है 4R। 4R क्या है, कोई बताएगा? अगर किसी को मालूम तो यहाँ टेक्स्ट मैसेज करे, 4R क्या है? बोलो। नहीं, आप लोग अभी रोमिंग चल रहे हो, मैं आपको सही बताता हूँ क्या होता है 4R, आप लोग देखो, ठीक है। कोई बात नहीं, 4R पहला आपका है कि हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देन आपका आता है, यहाँ पर मैं डायग्राम बनाया था, इसमें शो नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें 4R प्रयोग करना है। देन आता है 4R के
प्रत्युत्तर का आकलन जो बच्चा करता है, 4 आर देखो पहला हमारा होता है कि हम उससे चर्चा करते हैं बातों से, इसको बोलते हैं रिफरिंग, ठीक है, रिफरिंग बोलते हैं, चर्चा करते हैं। फिर आप होता है रिमाइंडिंग, ठीक है, रिमाइंडिंग। उसके बाद फिर आपका होता है रीबिल्डिंग, कि हमें उनको अस्थायी करना पड़ता है, अगर उनमें ज्ञान में कुछ कमी आ रहा है हम उनमें क्या करें, उनको बताइए। जैसे मान लो आप कोई पढ़ा रहा है, अब आप लोग सोचते हो हम भूल गए हैं, ठीक है, आप फिर उसको हम बोलते नहीं ये नहीं ये होगा, टीचर नहीं कहता है ये इसका ये होगा जवाब, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं 4 आर का प्रयोग, ठीक है। हमें प्रत्युत्तर का आकलन करना है, जो जवाब दे रहा है वो, ठीक है। अगर कोई बच्चा कोई चीज पूछ रहा है और वो बता रहा कहीं गलती हो रहा है, ठीक है, आप उसको इस तरीके से भी बता सकते नहीं भाई ये चीज गलत है, यहाँ पर इस चीज को ऐड कर लो, ठीक है। और हम इस तरह से एक और आपका देखो रिफरिंग, रिमाइंड, रेनफोर्समेंट, देन रीबिल्डिंग, 4 होता है 4 आर। क्या होता है 4 होता है 4 आर, इसको 4 आर बोलते हो, रिफरिंग, रिमाइंड, रेनफोर्समेंट, रिमाइंडिंग, ठीक है। रेनफोर्समेंट मतलब अगर कोई बच्चा प्रयास करता है तो उसको दो भाई, है कि नहीं। आप बोलोगे कि आप उसको डांट दोगे थोड़ी, आप उसको आपको बताना पड़ेगा चलो बहुत अच्छा किया, रेनफोर्समेंट भी करना है, ठीक है। उसको पृष्ठपोषण जिसको बोलते हैं, पुनर्बलन, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आप वो करो, उसके बाद आपको यहाँ पर ये चीजें आपको प्रत्युत्तर का आकलन करना होगा। जो 4 आर ओ आपने पूछा उसके साथ प्रयोग किया 4 आर को, उसका भी आकलन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या यार जो हमने बताया उसको याद हुआ नहीं, रिमाइंडिंग आ रहा नहीं आ रहा है, पता लगा कि हमने बताया, फिर 2 मिनट बाद हम पूछे तो फिर भूल जाए, मतलब क्या उसने हमारी बात ध्यान से नहीं सुना, भूल गया, है कि नहीं। अब फिर रीबिल्डिंग करो, भाई मैंने ये नहीं ये बताया था आपको, पता चल ठीक, अब भूलना मत, है कि नहीं भाई, तभी तो हम करेंगे ना। अगर भूल जाता है फिर उसको हम रिफरिंग करेंगे, चर्चा करेंगे, नहीं हम चपेट नहीं लगाएंगे, उसको मारेंगे नहीं, ठीक है। आप उसको अगर भूल जाए उसको हम फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप बोलेंगे देखो भाई अब आप याद रखो भूलना मत, उसको हमको याद दिलाना है कब भूलना मत, इसको 5 बार रटो, 1 2 3 4 5, 5 उंगली है, अब 5 उंगली फिंगरप्रिंट इसको 5 बार रटो, याद दिला हो गया, उसको फिर पूछोगे तभी बात सही बता लेगा, गुड बहुत अच्छा, तो आप उसको रेनफोर्समेंट देना है, ठीक है। इस तरीके से 4 आर प्रत्युत्तर का हमें आकलन करना है, ठीक है जी सर। लास्ट में सबसे लास्ट पॉइंट आपका आता है, देख लो, जो कि नए ज्ञान पूर्व ज्ञान में होना। अब जो आपका नया ज्ञान आप उसको दिया ओवरऑल प्रयोग करके, वो ओवरऑल आपने अब जिस तरह मैं बनाया हूं इस तरह इसके स्टेप लिखना, अब कभी भूलेगा नहीं, ठीक है, कितने कितने स्टेप आ रहे हैं, ठीक है। तो पूरे नया ज्ञान जो आपने प्रयोग बच्चे को पढ़ाया दिया, वो पूरा ज्ञान उस बच्चे में क्या हो जाए, पूर्व ज्ञान हो जाए। अब उसके अंदर क्या हो जाए, पूर्व ज्ञान, अब उसको फिर अब नया ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये चीज होना चाहिए। जब तक नया ज्ञान पूर्व ज्ञान में नहीं होगा तब तक वो ज्ञान नहीं उसके पास, ताकि वो आगे बढ़े तो नया ज्ञान जो था वो पुराना ज्ञान हो जाएगा, फिर नया ज्ञान आएगा, फिर तभी तो रीबिल्डिंग होता जाएगा ना। जैसे भाई घर बनता 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला बनता है ना, 2 मंजिला बन कम तब तो उसके बाद तीसरा मंजिला चालू होता है ना, दूसरा बन गया तो पुराना हो गया, फिर नया मंजिला उसको खड़ा कर रहे हैं घर में, उस तरह हमारा ज्ञान है। नए ज्ञान को जब पुराने ज्ञान परिवर्तन हो जाए तब समझो ज्ञान उसका हो गया, अब उसको फिर इसके आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरीके से हमें ये सारे स्टेप को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। पहला एक बार फिर आपको मैं रिकैप करवा देता हूं, ठीक है। आपको पूर्व ज्ञान का अध्ययन करना है, पूर्व ज्ञान का आकलन करना है, फिर नए ज्ञान का संगठन करना है, फिर मानसिक तैयारी करना है बच्चे के लिए और आप दोनों के लिए, ताकि आराम से पढ़ा लिखा सको, टीचिंग लर्निंग अच्छे से करा सको, रखो। देन आपको प्रस्तावना परिचय प्रयोग करना है। मैंने परिचय में बताया आपको जेड आकार का आपका प्रस्तावना होना चाहिए, जो बेस्ट होता है बच्चों को माइंड को सेटअप करने में आसान होता है, ठीक है। तो उनको आपको ज्ञान प्रदान करना है। देन आपका उसको निर्धारण करना, जो नए ज्ञान प्रदान कर रहे हो उसमें आप क्या फीस हमको उसको उतना देना है। देन उसको आपको रिकैप करना है, संक्षिप्त तरीके से आपको पढ़ाना है। फिर नए ज्ञान का आकलन करना, जो आपने पढ़ाया उसको आया कि नहीं आया। फिर आपका आता है जांच करना, उसको टेस्ट करना है, ठीक है। टेस्ट करना है कि जो उसने नए ज्ञान का अपने उसने ग्रहण किया, एक्वायर्ड किया, वह सही एक्वायर किया कि बस अभी बस 2 मिनट में पढ़ा याद हुआ, फिर उसके बाद भूल जा रहा है कि नहीं। फिर नए ज्ञान के प्रयोग का आकलन करना है,
अब नया ज्ञान उसके पास आया है, उसका क्या इम्प्लीमेंट कर पा रहा है बच्चा कि नहीं कर पा रहा है, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर आपका आता है कि 4R। 4R मैंने आपको बताया ही, रिफर्मिंग, रिमाइंडिंग, रेनफोर्समेंट, रीबिल्डिंग। 4R है। ये 4R जो पहला होता है, हम बच्चे के साथ चर्चा करते हैं, फिर हम उसको याद दिलाते हैं, फिर उसको हम पुनर्बलन देते हैं, फिर उसको हमको पुनः उसको याद दिलाते हैं भैया, मतलब रीबिल्डिंग, पुनः उस निर्माण करते हैं। ठीक है, पुनः उस निर्माण करते हैं, इस तरीके से उसको दोबारा बताते हैं, दोबारा बताएंगे, जब तक बच्चे को आएगा नहीं तब तक बताएंगे। ठीक है, फिर आता है तो जो 4R प्रयोग किया उसके अंदर जो प्रत्युत्तर हुआ उसका एसेस कर लो। हमने जितना चीजें 2 बार 3 बार बता रहा हूं उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है कि वो भी भूल जा रहा है, उसे आपको ध्यान रखना चाहिए। देन अब आता है लास्ट, नए ज्ञान का पुराने ज्ञान में समाहित हो जाना। नया ज्ञान पुराने ज्ञान क्या होता है, समाहित हो जाता है। ठीक है, ये रहा आप तक आप सभी का आज जो हमारी टॉपिक थी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, यहां से यहां तक था आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सारे स्टेप है, आप देख सकते हो कितने स्टेप है यहाँ पर, इस सारे स्टेप में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब इसके आगे आपका जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ग्रुप इंस्ट्रक्शंस। ग्रुप के लिए हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहिए वो है। ठीक है,